हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके लिए आ चुके टॉम्ब ऑफ फॉलन गॉड्स का एक नया एपिसोड। तो इस वीडियो में लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यूसिन अपने कॉफिन से बाहर निकल चुकी होती है और यांगफाई उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में कॉफ डाइविंग से के लोगों ने यूसन की बॉडी को समन कर लिया था, तो यून का कॉफिन वहां पर आ जाता है और जैसे ही अंदर से यूसन बाहर निकलती तो यांगफाई उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है ये तो मेरी यूसन है। उस लड़के को देखते ही यांगफाई के इमोशन फिर से जाग जाते हैं। उसे फिर से पुरानी मेमोरीज याद आने लगती हैं और वो कहता है यकीन नहीं आता, इन लोगों ने कॉफ किंग यूसन को बनाया है। मगर यहाँ पर हम लोग जब यूसन को देखते हैं वो पूरी तरह से इविलनेस से भरी होती है और वो नीचे उस एंजल की तरफ देख रही होती है। तो उस एंजल को एक अंदर से अजीब से खौफ आता है और वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है। तो यूसन बस अपनी फिंगर के जरिए हल्की सी एनर्जी रिलीज करती है और हम लोग देखते हैं कि एक एनर्जी फ्लावर लीव्स के साथ उस एंजल से जाकर टकराती है और उसकी बॉडी आर पार निकल जाती है, जिससे वो एंजल वहीं पे ढेर हो जाता है। और जैसे ही वो नीचे गिरता है तो उसकी बॉडी से गोल्डन सोल अपने आप ही बाहर निकल आती है, जिसके बाद वो मौजूद वहाँ पर वो पर्सन उस सोल को पकड़कर अपने नेक्रोमेंसर के अंदर बंद कर देता है और कहता है कि यहाँ की सिचुएशन और भी ख़राब होती जा रही, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। ये कहते हुए अपने उस सोल को और नेक्रोमेंसर को वहाँ से लेकर चला जाता है, जिसके बाद अचानक से मैदान पर यांगफाई कूद पड़ता है और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि इसे अब क्या हुआ। और कुछ लोग कहते हैं अरे ये पागल तो नहीं हो गई। यांगफाई बॉडी से रेड एनर्जी और निकल रहा होता है, जिसे देखकर यंग मास्टर भी डर से जाता है और वो कहता है कि लगता है हमारे कॉफ डाइविंग सेट के साथ फिर से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। मगर हम लोग देखते हैं यांगफाई का गुस्सा सर चढ़कर बोल रहा होता है। उसे यह बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही होती कि इन लोगों ने यूनसैन की बॉडी को यह हाल कर दिया है। वो इन लोगों से कहता है कि तुम लोग मेरे सामने बिल्कुल एक चींटी की तरह हो, मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगा। मगर जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ पर यूसन होती है और यूसन जब उसका चेहरा देखती है तो उसे अजीब सा फील होने लगता है। उसकी इविलनेस अचानक से गायब हो जाती है और यहाँ पर यंग मास्टर अपने फादर से बता रहा होता है कि पिंगयांग सिटी में जिसने हमारे एंजल को मारा था वो यही बंदा है, इसलिए हमें इसे ऐसे ही नहीं जाना देना चाहिए। तो मास्कमैन फिर कहता है ओ अच्छा ऐसी बात है। मगर यहाँ पर यांगफाई उन लोगों से कह रहा होता है कि तुम लोग जरा अपने इन कॉर्प्स को देखो, सही में मैं तुम लोगों के तुम्हारे कॉर्प्स के साथ मिट्टी मिलाकर जाऊंगा। मगर कॉर्प डाइविंग सेट का मास्टर कहता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी दम है, सोचा नहीं था कि तुम इतनी बड़ी बातें करोगे। खैर वैसे हमारे कॉर्प डाइविंग सेट की एक कॉर्प सीन यहाँ पर मौजूद है। वैसे भी जब भूखा शेर नींद से उठता है तो पहले शिकार को दौड़ता है, तो फिर क्यों ना अपने कॉप्स टीम को तुम्हारा शिकार करने दें। जब तक तुम्हें सबक नहीं मिलेगा तो फिर उसके बाद बाकी लोग की अकड़ अपने आप ठिकाने आ जाएगी। यह कहने के बाद यूसन से कहता है कि ग्रेट किंग प्लीज़ अपना खाना एंजॉय कीजिए, हमें इसे आपके खाने के लिए ऑफर कर रहे हैं। मगर यहाँ पर यूसन को कॉन्टिन्यूसली यांगफैंग की तरफ देख रही होती है और यांगफैंग उसकी तरफ देखता है तो अचानक यूसन एक झटके से लगता है और उसकी इविल नेचर वो गायब हो जाता है, जिसके बाद वो दोबारा से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और सारे लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और अचानक यहाँ पर हो क्या रहा है। मगर यूसन वो अपनी ड्रेसिंग को पूरी तरह चेंज कर लेती है और पहले वाली यूसन बन जाती है, जिसे यांगफा पहचान जाता है कि ये मेरी यूसन है। और यहाँ पर कॉफ डाइविंग के लोग भी पहचान नहीं पा रहे होते आखिर यह लड़का इस लड़के को ऐसा करने में कैसे मजबूर कर सकता है। और यहाँ पे वो कॉफ डाइविंग सेट का मास्टर भी कहता है कि इसका डेथ और अचानक से गायब हो चुका है। मगर यहाँ पर यूसन यांगफा कहते हैं तुम्हारी आवाज़ कुछ जानी पहचानी लग रही है। मगर यांगफा उसके करीब आते ही उसे गले लगा लेता है, जिस पर यूसन भी हैरान हो जाती है और कहती है आखिर ये बंदा कौन है, ये मुझे जानता ही। वो यांगफाइस कहती है मुझे तुम कुछ जाने पहचाने से लग रहे हो, आखिर तुम कौन हो और मेरे क्या लगते हो। ये कहने के बाद वो यांगफाई की तरफ देखती है कि यांगफाई आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, वो रोता ही जा रहा होता है। जिस पर वो हैरानी से कहती है कि तुम आखिर क्यों रो रहे हो, क्या तुम किसी वजह से उदास हो। मगर यांगफाई फिर भी उसे यूसैन पुकार रहा होता है, जिस पर वो लड़की कहती है यूसैन तुम मुझे बार बार यूसैन क्यों पुकार रहे हो। तो यांगफाई उससे कह रहा था मेरा नाम यांगफाई, मैं तुम्हारे यांगफाई हूँ, तुम यूसैन हो। यह सुनते ही वो लड़की कहती है अच्छा यह नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा मैंने यह नाम कब और कहाँ पर सुना था। तो यांगफाई से यूसैन कहती कि मैंने अभी भी सोचना शुरू किया है, मुझे याद नहीं आ रहा कि यह नाम मैंने कब सुना था। हो सकता है आगे चलकर मुझे याद आ जाए कि यह नाम मैंने कहाँ पर सुना था। यह बात यांगफाई को हैरान कर देती कि यूसन ने अभी अभी सोचना शुरू किया है, यानी कि वो उस कॉफिन के अंदर पूरी तरह बंद होकर अनकॉन्शियस हो गई थी और उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ पहले क्या हो चुका है। और उसे बात भी समझ आने लगती कि यूसन की एक और बॉडी बन चुकी है, इसलिए उसकी बॉडी के अंदर साथ कोई और स्पिरिट आ चुकी है।
जिसके बाद वो उस लड़के के बारे में कहता कि अच्छा अब समझ में आने लगा कि तुम मेरी यूसैन है, मेरी यूसैन और कोई थी। इतना कहने के साथ ही उसे थोड़ी तकलीफ होने लगती है, उसके मुंह से खून निकल आता है। यूसैन जब उसका खून देखती है तो उसका एविल नेचर अपने आप ही जाग जाता है और उसको खून की तरफ उसकी भूख और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो दोबारा से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और यांगफाई करीब आकर उसका मुंह अपने हाथ से ऊपर उठाती है और उसके होठों पर लगा हुआ खून साफ करके उसे करीब से देखती है और उसे पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल ब्लड नहीं है, यह एक डिवाइन ब्लड है। और वह उस स्मेल करने लगती है। तो यांगफाई उसे मना करता है कि ऐसा मत करो, मगर वह लड़की उसकी बात नहीं मानती और कहती तुम्हारा ब्लड बहुत ही खास है। मगर दूसरी तरफ हमें उस मास्टर को दिखाया जाता है, वो समझ जाता है कि यांगफाई इस लड़की के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। यह सुनकर वो मास्कमैन कहता है कि हमें इस लड़की को रोक देना चाहिए, मगर वो सिख मास्टर कहता है कि उस नहीं, उसका रियल इतना हाई है कि हम लोग उसका कुछ भी नहीं कर सकते और हम लोग उसे कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। इस वक्त वो कॉर्पिंग अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ब्लड का इस्तेमाल कर रही होती है और अगर हम लोग उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो हमें पहले ही मार देगी। यहाँ पर यूसन वो यांगफाई के हाथों से उसका ब्लड एब्जॉर्ब करती जा रही होती है और कॉप ड्राइविंग सीट का मास्टर कहता है कि ये लड़का अब इस लायक नहीं है कि ये कॉप किंग को अपने झांसे में फंसा सके। और यहाँ पर यूसन जितना ब्लड एब्जॉर्ब करती जा रही होती है और भी उसे मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि डिवाइन ब्लड बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है। और वो कहते तुम्हारा ब्लड सच में बहुत खास है। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि यूसन बहुत सारी चेन्स एक साथ रिलीज करती है और यांगफाई की बॉडी का आर पार कर देती है और सारी सारी चेन्स यांगफाई को हवा में ऊपर उठा लेती है, जिससे यांगफाई बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है और उसके मुंह से दोबारा से खून बाहर निकलने लगता है। मगर इसके बावजूद यूसन उस पर जरा भी तरस नहीं खाती और क्योंकि यूसन की पूरी कॉन्शियसनेस सो चुकी थी और उसका एविल नेचर जाग चुका था और उसकी बॉडी में जितने मौजूद जख्म थे वो सारे सारे यांगफाई को ही नुकसान पहुंचा रहे थे, क्योंकि उससे अब वो लड़की बहुत ही आसानी से ब्लड खींच रही होती है और उससे और भी ज़्यादा मज़ा आने लगता है। और वो कहती मैंने सोचा भी नहीं था तुम डिवाइन ब्लड एसेंस को साथ इतने भरे हुए होगे। इतना कहने के बाद वो बहुत तेज़ी से उसकी तरफ आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि वह जैसे ही अपने हाथ उसकी बॉडी के आर पार करती है, यांगफाई की बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाती है और उसकी आंखें खुली खुली रह जाती हैं और यूसन को उस पर जरा भी तरस नहीं आ रहा होता। मगर उसके बावजूद भी यांगफाई कहता है कि मेरी यह ज़िंदगी तुम्हारे कर्जदार है, इसलिए अगर तुम मेरी ज़िंदगी भी लेना चाहती हो तो फिर भी ले लो। तुम्हें जितना ब्लड चाहिए तुम ऑब्जॉर्व कर सकते हो। उसे पुरानी मेमोरी याद आने लगती है जब यूसन ने उसे एक मर्तबा कहा था तुम्हारा ब्लड बहुत ही खास है। तो यांगफाई कहता है कि तुम्हें जितना ब्लड चाहिए ले लो, बस तुम्हें इससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इतना कहते ही यूसन अपना हाथ पीछे खींचती है तो यांगफाई को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने लगती है और वो बिल्कुल बेहाल होकर सीधा ज़मीन पर जा गिरता है। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद कार ड्राइविंग सीट के लोग कहते हैं इसके इंजरी के बाद यांगफाई को बचना नामुमकिन है। ऊपर से इसकी बॉडी में जितना मौजूद ब्लड था हमारी कॉप्स किंग पूरी तरह से अब्जॉर्ब करने वाली है, अब इसका बचना कोई चांस नहीं है। जिसके बाद हम लोग दोबारा से यूसन को देखते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ब्लड अब्जॉर्ब कर चुकी थी और बहुत ही अजीब तरह से रिएक्ट कर रही होती है। मगर फिर हम लोग देखते हैं अचानक से वो आसपास अपने गहरा फ्यूम फैला देती है, जिससे मौजूद बाहर लोग कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है, आखिर उस कॉप किंग ने यांगफाई के साथ क्या किया। मगर हमें दिखाया जाए तो यूसन दोबारा से अपनी बॉडी कंट्रोल कर लेती है। जब यांगफाई की तरफ देखती है तो वो फौरन से उसकी तरफ आ जाती है और कहती है ये सब मैंने क्या किया। जैसे ही वो उसकी चेस्ट में अपना हाथ रखते तो उसे फील होता है कि यांगफाई की बॉडी के अंदर ट्रेजर मौजूद है। वो ट्रेजर उसकी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता हील करना शुरू कर देते हैं और देखते देखते हम लोग देखते हैं कि यांगफाई की बॉडी पूरी तरह से हील हो चुकी होती है और उसकी बॉडी में मौजूद जितने भी जख्म थे वो पूरी तरह भर चुके होते हैं। वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था और उसे होश में आते देखकर यूसन कहती कि तुम ठीक हो, मुझे माफ़ करना, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। तो यांगफाई उससे कहता है तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें खुद पर प्लेन नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। तो यूसन कहती है कि तुम्हें अभी भी बताया कि मेरा नाम यूसन है। तो यांगफाई कहता है हाँ, अगर तुम्हें अब तुम्हारा यार नाम याद नहीं आ रहा तो फिर आज से तुम ये अपना नाम इसी को बुलवाना और यही तुम्हारा नाम होगा। मगर फिर यूसन कहती है अच्छा ठीक है, मगर तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम क्यों चाहते हो कि मैं अपना नाम यूसन कहलवाऊँ। तो यांगफाई बताते कि यूसन वो दिल की बहुत अच्छी थी और दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी, तो और तुम बिल्कुल इसी की तरह हो। मगर मेरी वो यूसन पहले ही मर चुकी है, उसने मेरे खातिर अपनी जान दे दी। ये बात लड़के को थोड़ा सा हैरान कर देती है कि तुम्हारी हुसैन वो बिल्कुल मेरी जैसी थी, यही वजह से तुम मुझे कुछ जाने पहचाने से लग रहे हो, मगर उसके बावजूद भी मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूँ। तो यांगफाई उसे समझाता है कि यह सब कुछ नॉर्मल है, तुम्हें अभी कुछ याद नहीं आएगा क्योंकि अभी तुम नींद से उठी हो और तुम्हारी कॉन्शियसनेस अभी भी एक्टिव हुई है। उसे थोड़ा टाइम लगेगा सब कुछ याद आने के लिए। मगर वो लड़की कहती मुझे बस इतना याद है कि मैंने एक ग्रेट बैटल देखी थी, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस बैटल में न जाने कितने लोगों को ही मारा था। उनमें से बहुत सारे इमॉर्टल, बहुत सारे सेलेस्टियल बींग्स और डीमंस और ड्रैगन्स भी शामिल थे और ना जाने कितने इमॉर्टल मास्टर को मैंने मारा था। यूँ समझ लो जैसे मैंने वहाँ पर खून की नदियाँ बहा दी थी और उस खून को अपने लिए इस्तेमाल किया था। पता नहीं कि वो सब मुझे क्यों अच्छा लगता था। मगर यांगफाई कहता है तुम्हारी कॉन्शियसनेस अभी भी एक्टिव हुई है, तो तुम्हें आखिर इतने मेमोरीज कहाँ से है। तो यूसन कहता है मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ जानती हूँ।
उसे कुछ याद आने लगता है, उसके पास उसकी पुरानी मेमोरी भी है मगर वो कहीं गायब है और उसका अपना डुअल नेचर उसके सामने दिखाई दे रहा होता है और उसे दोनों ही मेमोरीज आपस में कोलैप्स करते हुए दिखती हैं, जिसकी वजह से उसके सर में दर्द होने लगता है और यांग फाई उसे गले लगा लेता है और कहता है प्लीज़ ये सब मत करो, अगर तुम्हें इससे तकलीफ हो रही तो तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस शांत हो जाओ और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मगर वो लड़की उसे पीछे धकेलती और कहती मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, मुझे सरवाइव करने के लिए ब्लड चाहिए और इसके लिए मुझे लोगों को मारना होगा। वैसे मैं तुम्हें मारना चाहती थी पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम मेरे कोई अपने हो, इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं पा रही। ये कहने के बाद वो साथ अपने हाथ में एनर्जी जनरेट करती है और वहाँ पर मौजूद लोगों की तरफ देखते हुए कहती कि मैं तुम्हें मार नहीं सकती मगर इन्हें ज़रूर मार सकती हूँ। यह कहते हुए उस जगह पर एनर्जी ब्लास्ट करती है तो बाहर लोगों को लगता है कि शायद यांगफाई को मार दिया गया है, मगर यहाँ पर यांगफाई उस लड़की का हाथ पकड़कर कहता है कि तुम अपने ही डेथ एनर्जी को कंट्रोल अपने ऊपर कंट्रोल हासिल मत करने दो। यह कहते हुए उसके हाथ को पकड़ लेता है, मगर जब उसके हाथों को देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है। वो डेथ एनर्जी उसकी बॉडी में अभी मौजूद थी मगर उसके साथ साथ यांगफाई की बॉडी से ऑब्जर्व हुआ ब्लड यूसान बॉडी में मौजूद डेथ एनर्जी को आहिस्ता आहिस्ता सप्रेस करने में लगा था। यह देखकर यांगफाई थोड़ा सा उदास हो जाता है और वो कहता है इसका मतलब यह है कि तुम एक कॉर्प बॉडी और कॉर्प डायग्नोस्टिक ने तुम्हें एक जिंदा लाश की तरह बना दिया है। वो लोग बस तुम्हें अपनी मर्जी से कंट्रोल करना चाहते हैं। यह कहकर यूसन के चेहरे पर हाथ फेरता है तो यूसन कहती है अगर मैं ब्लड एसेंस को ऑब्जर्व करूंगी तो मैं उसके जरिए कॉफिन के अंदर हमेशा जिंदा रह सकती हूँ, मगर मुझे उस कॉफिन के अंदर नहीं रहना। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं चाहती हूँ आज़ाद रहूँ, हेवंस एंड अर्थ के बीच की हर एक चीज़ को देखूँ और बिल्कुल आज़ादी से हर जगह जा सकूँ। तो यांगफाई कहता है अगर तुम्हें ब्लड एसेंस की ज़रूरत है तुम मेरा ब्लड ले लो। जब तुम मेरा सारा ब्लड एब्जॉर्ब कर लोगी तो तुम उसके बाद तुम्हें इस कॉफिन की ज़रूरत दोबारा नहीं पड़ेगी। यह सुनते हुए योसन दोबारा नीचे आ जाती है और कहती है तुम सारा सारा ब्लड मुझे दे दोगे तो तुम मर जाओगे और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती हूँ। तुम अच्छे लड़के हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो यह सुनकर यांगफाई को थोड़ा झटका लगता है और आखिरी योसन की कॉर्प बॉडी में भी उसे इतना इंटरेस्ट क्यों है। यांगफाई उससे कहता है अगर अच्छा ऐसा है तो तुम मेरे साथ चलो, तुम कॉर्प ड्राइविंग सीट को छोड़ दो। तो यूसन कहती मैं अभी भी होश में आया, मैंने अपनी फुल स्ट्रेंथ को रिकवर भी नहीं किया और ऊपर से कॉर्प ड्राइविंग सीट में मुझसे ज़्यादा ताकतवर लोग मौजूद हैं और वो मुझे इतनी आसानी से यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। यह सुनकर यांगफाई समझ जाता है कि उन दो बाकी एंसेंट कॉर्प बॉडीज की बात कर रही है। यहाँ पर यूसन उससे वादा करती है कि जैसे मैं अपनी बॉडी से मौजूद डेथ एनर्जी को अपने आप से रिमूव कर लूँगी उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। उसके बाद मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे कोई रोक पाएगा और ना ही मुझे कोई कंट्रोल कर पाएगा। तो यांगफाई कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं फिंगडू माउंट के करीब तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम अपनी बॉडी में मौजूद डेथ एनर्जी को अपने आप से अलग कर दो, तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा जब तक तुम कॉप डाइविंग सीट को छोड़कर मेरे पास वापस नहीं आ जाती। यह सुनकर वो लड़की हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है ठीक है। मगर यांगफाई उससे प्रॉमिस लेना चाहता था और उसके लिए अपनी छोटी फिंगर सामने ले आता है और तो वो लड़की अपनी छोटी फिंगर उससे फिंगर टच करती है। तो यांगफाई वो कहता है मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। दोनों ही एक दूसरे से वादा ले लेते हैं, जिसके बाद यांगफाई वो वहीं खड़ा रहता है। लड़की फौरन से ऊपर चली जाती है और अपने कॉफिन को सामान करती है तो कॉफिन उसके नीचे आ जाता है, जिसके बाद वह लड़की उसके ऊपर बैठ जाती है और वहाँ से उड़ते और कहीं चली जाती है। जिसके वहाँ पर मौजूद स्मोक होता है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है और वो लोग देखते हैं कि यांगफाई अभी मौजूद है, वो बिल्कुल सही सलामत है। मगर यह सब कुछ कैसे हो सकता है? कॉर्किंग ने उसे अपने हाथों से मारा था, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर यांगफैंग उस लड़के के साथ क्या रिलेशन है? यांगफैंग बिल्कुल ठीक कैसे है? उसकी इंजरीज इतनी गहरी थी उसे मर जाना चाहिए था, मगर वो अभी बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ है। क्या उस लड़के का स्कॉर्पियो के साथ कोई रिलेशन जिसकी वजह से यांगफाई ने को उसको छोड़ दिया? पर हम लोग देखते हैं यांगफाई को जो दोबारा से अपने पहले वाले फॉर्म में आ जाता है। उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके यूसन को कोई कंट्रोल करे। और यहाँ पे कॉप डाइविंग सीट के मास्टर के साथ मौजूद वो मास्क मैन वो कहता है अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि कॉर्प किंग ने इसे कुछ भी नहीं किया है, उसने इस लड़के को जिंदा छोड़ दिया। मगर वो मास्टर कहता है कि अगर उसने जिंदा छोड़ दिया है तो इसका मतलब वो इसे मारना नहीं चाहती और हमारे अंदर इतने स्ट्रेंथ नहीं कि हम लोग कॉर्प किंग को फोर्स कर सकें। पर इस वक्त हम लोग अपने सेट की ओपनिंग सेरेमनी कर रहे हैं और हमें यहाँ पर कोई भी वीकनेस शो नहीं कर सकते। यह कहने के बाद वो फिर से कुछ बेल्स को बाहर निकालता है और उन बेल्स को बजाते हुए उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने देख लिया ना हमारे सेक्ट की स्ट्रेंथ। हमारे कॉर्प्स किंग ने एक एंजल का क्या हाल कर दिया, उसकी बॉडी स्पिरिट स्टोन एक्टिवेट हो गया है और उसका अब रियल्म डेमीगॉड रियल्म तक पहुंच चुका है। जिसके बाद वो कुछ टाइम तक और भी कल्टीवेशन करेगी तो वो डेमीगॉड के परफेक्शन लेवल तक भी पहुंच जाएगी। और उसकी कल्टीवेशन ये लिमिट यही नहीं है बल्कि वो डेमीगॉड अलार्म से भी बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगी।
जिससे वो पूरी तरह डेथ को रिवर्स भी कर सकती है, यानी वो खुद ब खुद को रिवाइव कर सकती है। यह देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं मरे हुए लोग को दोबारा से रिवाइव कैसे कराएंगे, वो अपनी कॉन्शियसनेस को दोबारा से कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। यह तो एक एक्ट पूरी तरह से हेवन के खिलाफ है। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये इन कॉर्प बॉडीज में इनकी स्पिरिट जाग गई तो इसका मतलब यह है कि ये एंसेंट एंसेस्टर बन जाएंगे, या फिर हमें इन्हें स्पिरिट मास्टर भी कहना चाहिए। मगर कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये स्पिरिट मास्टर किंग है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर आगे चलकर ये जितने भी पुराने किंग्स हैं उनकी बॉडीज दोबारा से रिफाइन करेंगे और उन्हें उनकी कॉन्शियसनेस के साथ दोबारा जिंदा कर देंगे। अगर यह सब कुछ भी होता है तो फिर कॉर्प डाइविंग सेक्ट वो दुनिया का सबसे ताकतवर सेक्ट बन जाएगा और उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर योंगफाई वो अभी भी उनके सामने खड़ा हुआ होता है। वो काफी ज्यादा गुस्से में था। मगर यहाँ पर वो कॉर्प डाइविंग सेक्ट का मास्टर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम अपनी मीठी मीठी बातों से कॉर्प किंग को अपने झांसे में फंसाओगे और वो तुम्हारी बात मान लेगी। कॉर्प किंग का वो कातिलाना रवैया कुछ देर तक तो सप्रेस हो सकता है, मगर उसके बाद वो दोबारा से अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर लेगा। और तुम जानना चाहते हो ना कि उसने तुम्हें जिंदा क्यों रखा? मैं बताता हूँ। वो तुम्हें इसलिए जिंदा रखना चाहती ताकि तुम कॉन्टिन्यूसली ब्लड उसे प्रोवाइड करते रहो। वो तुम्हें तड़पा तड़पा के मारना चाहती है। पर योंगफाई उन लोगों से कहता है कि मेरा उस लड़के के साथ कुछ भी है, उसका तुम्हारे साथ कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए तुम लोग अपने काम से काम रखो। तुम लोगों ने हेवंस के रूल्स को तोड़ा है। तुमने एक एंशिएंट किंग को दोबारा से रिवाइव किया जिसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत है, और तुम लोगों को इस हरकत की सज़ा मैं देने वाला हूँ। यह सुनते ही वहाँ पर मौजूद कॉर्प डाइविंग सेक्ट का यंग मास्टर कहता है अच्छा हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तुम मेरे सेक्ट के अगेंस्ट एक्शन लोगे। मगर उस लड़के फादर उसे रोकते हुए कहता है इसे मुझे हैंडल करने दो। तो वो योंगफाई से कहता है मैं जानता हूँ तुम सिर्फ और सिर्फ कॉर्प डाइविंग सेक्ट की ओपनिंग सेरेमनी खराब करने के लिए आए हो। इतना कहते हुए फौरन से उस मैदान में आ जाता है और कहता है आज यहाँ पर जो कुछ भी होगा फिर उसमें हमें ब्लेम मत करना। मगर वो यंग मास्टर अपने फादर से कहता है कि फादर इसे ख़त्म कर दीजिए, इसके ब्लड को यूज़ करते ही हम अपने बाकी सारे कल्टिवेटर्स को पावर्स को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे और हमारा सेक्ट इसके ब्लड से और भी ज़्यादा ताकतवर बनेगा। यह सुनते हुए वो मास्कमैन फौरन से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने हाथों में ब्रेसलेट को एक्टिवेट कर देता है। वो ब्रेसलेट असल में कॉर्प बॉडीज को समन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और उस मास्कमैन के पास एक बहुत ही खतरनाक इविल कॉर्प बॉडी होती है जिसके साथ वो किसी को भी खत्म कर सकता है। और हमें दिखाया जाता है जैसे वो अपने दोनों ब्रेसलेट को हवा में ऊपर रिलीज करता है, वो ब्रेसलेट एक एंशिएंट बॉडी को समन करना शुरू कर देते हैं और योंगफाई बिल्कुल एक जगह पे खड़ा हुआ होता है और वो देखता है कि वहाँ पर एक स्पेस शिफ्ट ओपन हो चुका है और वो स्पेस शिफ्ट के अंदर से कुछ जाइंट हैंड बाहर निकलते हैं और देखते ही देखते उसके अंदर से एक जाइंट मॉन्स्टर बाहर निकल आता है। उस मॉन्स्टर वहाँ पर आते ही सारे सारे लोग हैरान हो जाते हैं। आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है? इसकी पावर बहुत ही खतरनाक है। इसका एविल ऑरा दूरी से फील हो रहा है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ खून की भूख है। ये लोगों को खून का प्यास है। मगर योंगफाई वो गुस्से से कहता है तुम लोगों ने यूसेन की बॉडी को एक और बॉडी में बदल दिया। मैं तुम्हें इसे 100 गुना ज्यादा तड़पाऊंगा और ऐसे तड़पा तड़पा कर मौत दूंगा कि तुम लोग अपनी मौत के लिए भीख मांगोगे और ये तुम्हारी फाउंडिंग सेरेमनी आज तुम्हारे लिए फेयरवेल सेरेमनी बनने वाली है। ये सुनकर मास्कमैन कहता है तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो। मेरे फेंगटू माउंटेन में किसी की इतनी मजाल नहीं कि वो हमारे सामने खड़ा होकर हमारे सेक्ट के बारे में खिलाफ बात करें। यह कहते हुए फौरन से ब्रेसलेट की पावर के जरिए उस इविल बीस्ट को जैसे ही अटैक करने के लिए कहता है। वो दूसरी तरफ से हमें दिखाया जाता है योंगफाई वो दोबारा से अपनी पावर को बढ़ाते हुए पूरी तरह से अपना कंट्रोल उस इविल नेचर वाले बंदे के हवाले कर देता है जो कि उसके अंदर मौजूद था। वो पूरी तरह से अपनी योंगफाई पावर के अंदर इंजेक्ट कर देता है जिसके जरिए वो कई गुना खतरनाक हो जाता है और उसकी पावर लेवल बिल्कुल अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। और योंगफाई वो स्पेयर लेकर जैसे ही आगे बढ़ते हुए उसी बीस्ट के ऊपर हमला करता है तो वो बीस्ट अपने आप को बचाने के लिए अपने सेल का इस्तेमाल करता है। मगर योंगफाई उससे कहता है कि तुम लोग चाहे जितने ही कब्र में क्यों ना छुप जाओ, मैं हर जगह ढूंढूंगा और तुम लोगों से अपना सारा हिसाब किताब करूंगा। इतने में वो इविल बीस्ट उसे रोकने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करता है तो योंगफाई अपने स्पेयर से उसके हाथ को आर पार निकाल देता है जिससे उस बीस्ट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इसी तरह योंगफाई स्पेयर का अटैक करते करते उस बीस्ट को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। और यहाँ पर कॉर्प डाइविंग सेक्ट मास्टर कहता है हमारी कॉर्प बॉडीज के चारों तरफ एक ऐसा बैरियर है जो सूडो अटैक और स्टोन अटैक हर तरह के अटैक को बर्दाश्त कर सकता है। मगर ये लड़का किस तरह का अटैक यूज़ कर रहा है? यहाँ पर डीमन जैसे ही हमला करने के लिए अपने पंजे का इस्तेमाल करता है तो योंगफाई स्पीड से अपने आप को बहुत आसानी से उस पंजे बचा लेता है और वहाँ भागने लगता है। तो वो वेस्ट अपने पूरा जोर लगाकर उसे देख लेता है मगर योंगफाई को वो छू भी नहीं पाता है। इतने में योंगफाई वो एक जोरदार स्लैश करता है जिसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो डीमन के आर पार निकल जाती है और सारे के सारे लोग समझ जाते हैं कि अब डिवेश का काम तमाम हो चुका है।
मगर यहाँ पे योंगफाई रुकने वाला नहीं था। वो उस स्पेयर के साथ पलटता और वापस आता है और बहुत ही गुस्से से उस स्पेयर के साथ उस बीस्ट के ऊपर वार किए जा रहा होता है और उस बीस्ट को हिलने तक का मौका नहीं देता। कभी दाएं से कभी बाएं से इतने पावरफुल अटैक कर रहा होता है कि उन अटैक से बचना तकरीबन नामुमकिन था। देखते ही देखते योंगफाई उस बीस्ट के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, जिससे वो सारे के सारे बॉडी पार्ट्स यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं और देखते ही देखते बॉडी पार्ट्स गायब हो जाते हैं। और योंगफाई उन कॉप डाइविंग सेट के लोगों से कहता है कि तुम्हारे पास जितने भी एंसेंट कॉप नाइट है सारे के सारे बुला लो, क्योंकि आज सारे के सारे अपने हाथों से मैं मारूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।